नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ 10.19। इसमें अगर 11th क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है इथाइल क्लोराइड का कन्वर्जन करना है प्रोपेनोइक एसिड में। ये है इथाइल क्लोराइड और इस पर्टिकुलर का कन्वर्जन करना है प्रोपेनोइक एसिड में। तो इथाइल क्लोराइड के पास नंबर ऑफ कार्बन 2 है, लेकिन प्रोपेनोइक एसिड के पास नंबर ऑफ कार्बन 3 है। तो हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जिससे कि एक कार्बन इसमें ऐड कर सके। तो अगर हैलोजन को निकालना हो और कार्बन ऐड करना हो तो जनरली यूज करते हैं साइनाइड। तो इसका मतलब अगर मैंने इथाइल क्लोराइड के ऊपर केसीएन का रिएक्शन करा दिया तो साइनाइड एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल की तरह इसके ऊपर रिएक्शन करेगा और हैलोजन को निकाल देगा वाया SN2 रिएक्शन, और इस पर्टिकुलर से हम नाइट्राइल का फॉर्मेशन कर लेंगे। अब इसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है। अगर इस पर्टिकुलर की हाइड्रोलिसिस कर दें OH H OH H OH और H, इसके हाइड्रोलिसिस कर दें तो नाइट्राइल के ऊपर अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इसका मतलब अल्काइल हैलाइड के ऊपर केसीएन का रिएक्शन करके नाइट्राइल का फॉर्मेशन कर लो और इस नाइट्राइल के ऊपर एसिड हाइड्रोलिसिस करके इसको एसिड में कन्वर्ट कर लो। अगर इसके रियल मैकेनिज्म को देखें, ये तो मैंने समझाने के लिए बोल दिया, अगर रियल मैकेनिज्म को देखें तो अगर आपके पास कोई भी नाइट्राइल है और इसके ऊपर अगर एसिड हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हो तो ये एसिड और इसके पास लोन पेयर है, ये अटैक करके इस बॉन्ड को तोड़ देता है और यहां से मिल जाता है RC पॉजिटिव डबल बॉन्ड N और H। इसके बाद वाटर एक न्यूक्लियोफाइल की तरह इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर अटैक करता है, प्रोटॉन को निकालकर ये कन्वर्ट कर देता है RCOH डबल बॉन्ड NH। OH टोटलाइज करके इसको अमाइड में कन्वर्ट कर देता है RCONH2। इस रिएक्शन कंटेनर के अंदर अभी भी H+ मौजूद होगा तो ये इसके ऊपर अटैक करके पाई बॉन्ड ब्रेक करके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को फुल्ली पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट करता है। वाटर का दूसरा मॉलिक्यूल इसके ऊपर अटैक करता है और RCOH NH2 और OH का फॉर्मेशन हो जाता है। एक ही कार्बन पे 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा स्टेबल होगा, NH2 बेस भी है तो ये इंट्रामॉलिक्यूलर एसिड बेस रिएक्शन करके अमोनिया को बाहर निकाल लेता है और अमोनिया बाहर निकलने के बाद फाइनल मिल जाता है RCOOH। तो इसका मतलब अगर कभी भी नाइट्राइल के ऊपर एसिड हाइड्रोलिसिस की बात करें तो नाइट्राइल के ऊपर एसिड हाइड्रोलिसिस करने से ये हमेशा इनका कन्वर्जन होगा एसिड में। मतलब ये कार्बन ओरिजिनली COOH में कन्वर्ट हो जाता है। यही मैंने इसको लिखा समझाने के लिए कि ये पर्टिकुलर कार्बन एसिड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन 2 है और हमें 3 कार्बन एसिड बनानी है तो पहले केसीएन के साथ रिएक्शन करके उसको नाइट्राइल में कन्वर्ट कर दो और फाइनल नाइट्राइल के ऊपर एसिड हाइड्रोलिसिस करके उस पर्टिकुलर को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर हम सेकंड वाले को देखें 12th क्वेश्चन को तो इसमें क्वेश्चन क्या है ब्यूट 1E। तो आपके पास है ब्यूट 1E और इस पर्टिकुलर का कन्वर्ट करना है N ब्यूटाइल आयोडाइड। N ब्यूटाइल आयोडाइड मतलब टर्मिनल पोजीशन पर हमें आयोडीन का अटैचमेंट करना है और अल्कीन से अगर हम डायरेक्ट सोचें कि इसके ऊपर HI का ट्रीटमेंट कर दें तो मार्कोनिको रूल के हिसाब से H यहाँ अटैच होगा, I यहाँ पे अटैच होगा, लेकिन हमें जो बनाना है प्रोडक्ट उसमें I का अटैचमेंट यहाँ सोचना है और H का अटैचमेंट यहाँ सोचना है। तो इसको करने के लिए दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तरीका हम यूज कर सकते हैं कि हाइड्रोकोरेशन ऑक्सीडेशन करा दें और हाइड्रोकोरेशन ऑक्सीडेशन के लिए जैसा मैंने पहले बताया था कि इसमें सबसे पहले यूज कर दें BH3 और सेकेंड स्टेप में H2O2 और OH नेगेटिव। इस पर्टिकुलर से हाइड्रोकोरेशन ऑक्सीडेशन से इसको पहले हम अल्कोहल में कन्वर्ट कर दें और उसके बाद इसके ऊपर SN2 रिएक्शन इसके ऊपर HI का ट्रीटमेंट कर दें और HI का ट्रीटमेंट से इसको हम अल्काइल आयोडाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा प्रोसेस ये हो सकता है कि इस पर्टिकुलर के ऊपर हम अगर इसके ऊपर डायरेक्ट जोड़ते हैं एंटी मार्कोनिको रूल के हिसाब से HBr को इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड PHCO twice O2। तो इसका मतलब अगर मैंने एंटी मार्कोनिको के हिसाब से HBr का एडिशन किया तो HBr के एडिशन से टर्मिनल पोजीशन पे Br आ जाएगा और अगले स्टेप में इसके ऊपर अगर मैंने SN2 रिएक्शन और KI का करा दिया
असाइन टू रिएक्शन के आई का करा दिया, तो आई एक न्यूक्लियोफाइल के इसके ऊपर अटैक करके बीआर को यहाँ से निकाल सकते हैं और इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर इन दोनों रिएक्शन में पूछा जाए कि बेस्ट रिएक्शन कौन से है, तो इस पर्टिकुलर में हम बात करेंगे वो रिएक्शन होगा ये वाला, क्योंकि इसमें HI पहले इसके ऊपर एसिड बेस रिएक्शन करके इस वाटर को सिस्टम से निकाल भी सकता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन भी कर सकता है, हाइड्राइड की शिफ्टिंग भी हो सकती है, नया कार्बोकेटाइन बन सकता है, और आई इसके ऊपर अटैक कर सकते हैं, मतलब रिएक्शन SN1 भी होगा, साथ साथ रिएक्शन SN2 भी होगा। तो इसका मतलब इसमें मिक्सचर प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आपको मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहा है, तो मेजर प्रोडक्ट की जो बात करें तो उस केस में हमें जो कॉन्सेप्ट यूज करना होगा वो पहले इसमें HBr का रिएक्शन एंटी मार्कोनिक पहले अल्काइल ब्रोमाइड बना लो और इसके ऊपर फिर Ki का रिएक्शन करा दो, कंप्लीट SN2 रिएक्शन से अल्काइल हाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाए। तो ये मेथड ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू फर्स्ट वन। अगर हम 13th क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन आपसे कह रहा है 2-क्लोरोप्रोपेन, तो आपके पास है 2-क्लोरोप्रोपेन और इसे हमें बनाना है 1-प्रोपेनॉल, 1-प्रोपेनॉल, मतलब यहां से Cl को हटाना है और इस पोजीशन पे हमें OH लाना है। तो इसके लिए सबसे पहले एलिमिनेशन सोचते हैं और इसके ऊपर अल्कोहलिक KOH E2 रिएक्शन, और E2 रिएक्शन से इसको मैं पहले अल्कीन में कन्वर्ट कर दूं और इस पर्टिकुलर पोजीशन पर लाना है OH और इस पोजीशन पर लाना है H। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, इसके ऊपर पहले BH3, सेकेंड स्टेप में H2O2 ऑन OH नेगेटिव। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हैं और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से इसको हम अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, अगर हम बात करें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आइसोप्रोपाइल, जैसा मैंने पहले बताया था कि N आइसो नियो सेट और टर ये यूज होते हैं। N मतलब स्ट्रेट चेन, आइसो मतलब सेकंड लास्ट कार्बन एक मिथाइल ग्रुप, नियो का मतलब सेकंड लास्ट कार्बन दो मिथाइल ग्रुप, और सेकंड सेट का मतलब सेकेंडरी कार्बन से हाइड्रोजन का अटैच निकलना, टर्सरी का मतलब टर्सरी कार्बन से हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है कि आपसे कह रहा है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, तो ये पर्टिकुलर हम पहले बना लें आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और इससे बनाना है आइडोफॉर्म, इस पर्टिकुलर से हमें कन्वर्ट करना है CH3। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ऐसा कोई भी एल्डिहाइड जिसके पास COCH3 है, या ऐसा कोई भी कीटोन जिसके पास COCH3 है लेकिन उसके बीटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मौजूद नहीं है, या ऐसा कोई भी अल्कोहल जिस पर्टिकुलर के पास ये स्केलेटन मौजूद है। नॉर्मली अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ना हो उस केस में ऐसा कोई भी कीटोन एल्डिहाइड या ऐसा कोई भी अल्कोहल जिसके पास एक ही कार्बन OH CH3 और H हो, इसका ट्रीटमेंट अगर हम आयोडीन और किसी बेस के द्वारा कराते हैं तो पहले अल्कोहल इस H और इस H को निकालकर ये इसको कीटोन में कन्वर्ट कर देता है, या अगर यहाँ H होगा तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है और अगले स्टेप में ये पर्टिकुलर बॉन्ड टूट जाता है और टूटने के बाद यहाँ पे सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और प्लस आइडोफॉर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। इस ओवरऑल रिएक्शन को हम बोलते हैं आइडोफॉर्म रिएक्शन। मतलब ये दिमाग में रखना है कि ऐसा कोई एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास COCH3 मौजूद हो, या ऐसा कोई भी अल्कोहल जिसमें एक ही कार्बन OH H और CH3 मौजूद हो, इसके ऊपर जब भी हम आयोडीन और बेस का ट्रीटमेंट करेंगे तो पहले इसका ऑक्सीडेशन होगा, एल्डिहाइड कीटोन का फॉर्मेशन होगा, फिर ये पर्टिकुलर बॉन्ड टूटकर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और आइडोफॉर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। इस ओवरऑल रिएक्शन को बोलते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन या आइडोफॉर्म रिएक्शन। तो इस पर्टिकुलर के स्केलेटन को भी देखो तो ये भी कुछ ऐसा ही है, इस पर्टिकुलर कार्बन पे H है, CH3 है और OH है, तो इसका मतलब इसके ऊपर भी अगर हम ऑक्सीडेशन कर दें तो सबसे पहले ये आइडोफॉर्म रिएक्शन के द्वारा पहले ही इसका ऑक्सीडेशन करके ये बना लेगा इसको एसीटोन, और एसीटोन बनाने के बाद इसी पर्टिकुलर बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और ब्रेक करने के बाद फाइनली मिल जाएगा सॉल्ट ऑफ इथेनोइक एसिड और साथ में आइडोफॉर्म, तो अगर मैं रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करूं और आइडोफॉर्म रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करूं तो सबसे पहले ऐसा कोई भी अल्कोहल जिसके पास ये स्केलेटन मौजूद है तो ये पहले ऑक्सीडेशन के बाद इसमें कन्वर्ट होगा, फिर बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को खींचता है, एसिडिक हाइड्रोजन खींचने के बाद कार्बन आयन का फॉर्मेशन करेगा,
ये कार्बन आयन रेजोनेंस के द्वारा स्टेबिलिटी गेन कर लेता है और फाइनली बना लेता है O नेगेटिव डबल बॉन्ड CH2। ये हेलोजन के ऊपर अटैक करता है, ये हेलोजन के ऊपर अटैक करता है। अगर मैंने आयोडीन लिया तो ये बैक बनाएगा, आयोडीन को निकाल देगा और यहां से मिल जाता है CH3 CO CH2 और I। यही रिएक्शन फिर से होगा, बेस फिर से एसिडिक हाइड्रोजन खींचेगा, कार्बन आयन बनाएगा, रेजोनेंस की स्टेबिलिटी गेन करेगा, फिर आयोडीन के ऊपर अटैक करेगा। आयोडीन के ऊपर अटैक करके यहां से मिल जाता है CH3 CO CH I2। अभी भी सिस्टम के पास एसिडिक हाइड्रोजन है तो बेस फिर से इसके ऊपर अटैक करता है, कार्बन आयन बनाता है, फिर कार्बन आयन दूसरे आयोडीन के ऊपर अटैक करता है और आयोडीन के ऊपर अटैक करके CH3 COC I3 इसका फॉर्मेशन करता है। अब ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह OH नेगेटिव अब एक न्यूक्लियोफाइल की तरह यहाँ पे अटैक करता है और इसको बाहर निकाल देता है और यहाँ से हमें फाइनली मिल जाता है CH3 COOH और CI3 नेगेटिव। स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये इस प्रोटॉन के ऊपर अटैक करके फाइनली देता है CH3 CO नेगेटिव और प्लस CHI3। तो हमें दिमाग में रखना है कि ऐसा कोई भी अल्कोहल जिसमें एक ही कार्बन पे H, OH और CH3 हो, या ऐसा कोई भी एल्डिहाइड एकीटोन जिसके पास CH3 और CO ग्रुप हो लेकिन साथ में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसके साथ मौजूद ना हो, तो उसके ऊपर अगर मैं आयोडीन और बेस का ट्रीटमेंट करूं तो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में आइडोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे जो रिएक्शन की बात कर रहे हैं वो रिएक्शन की बात कर रहे हैं आइडोफॉर्म रिएक्शन, और इस आइडोफॉर्म रिएक्शन के द्वारा हम इस अल्कोहल को आइडोफॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसको देखें तो आपके पास दिया है क्लोरोबेंजीन, मतलब आपके पास सिस्टम में है क्लोरोबेंजीन और इसको कन्वर्ट करना है एन नाइट्रोफिनॉल, एन पैरा नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल, मतलब इसको हमें इसमें कन्वर्ट करना है। तो इस पर्टिकुलर देखा जाए तो अगर मैं इसके ऊपर डायरेक्ट सोचता हूं OH आ जाए तो उसके लिए हमें हाई टेम्परेचर और प्रेशर देना होगा और क्लोरोफॉर्म को क्लोरोबेंजीन को उसमें फिनॉल में कन्वर्ट करना होगा। लेकिन हाई टेम्परेचर प्रेशर से बचना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर का रिएक्शन हम सिंपल नाइट्रेशन करा दें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में, और इसका पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कर लें। इस पर्टिकुलर नाइट्रो ग्रुप के कारण, इस पर्टिकुलर नाइट्रो ग्रुप के कारण A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड B यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ भी A डबल बॉन्ड B C के पास पॉजिटिव, पॉजिटिव यहाँ भी होगा, पॉजिटिव यहाँ भी होगा, और नाइट्रो का स्ट्रॉन्ग माइनस के कारण यहाँ बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो अब इसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है और अटैक करके इस हेलोजन को निकाल सकता है वाया SN AR रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक, और इस पर्टिकुलर के द्वारा हम इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, हो सकता है पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो पहले मैंने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराया, इस पर्टिकुलर हेलोजन के लोन पेयर के कारण ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव नेचर, पैरा प्रोडक्ट मेजर, ऑर्थो प्रोडक्ट माइनर बिकॉज ऑफ स्टेरिक क्राउडिंग, तो पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन किया। फिर इसके ऊपर एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराकर और न्यूक्लियोफाइल OH और अटैक कराकर मैंने इसको पैरा नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन कर लिया। दूसरा क्या है आपसे 2 ब्रोमोप्रोपेन, आपके पास सिस्टम में है 2 ब्रोमोप्रोपेन, इस पर्टिकुलर से हमें बनाना है 1 ब्रोमोप्रोपेन, मतलब Br की पोजीशन को हमें चेंज करनी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले इसमें एलिमिनेशन कर दो, एल्कोहलिक KOH E2 रिएक्शन, और एल्कोहलिक KOH से पहले बना लें अल्कीन, और अल्कीन के बाद क्या है HBr का एडिशन, एंटी मार्कोनिक PHCO ट्वाइस O2 बेंजोइल पेरोक्साइड, और एंटी मार्कोनिक के हिसाब से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पे बेसिस पे हम इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले हमने E2 रिएक्शन कराया और E2 रिएक्शन से अल्काइल हाइड्राइड को अल्कीन में कन्वर्ट किया, फिर इस अल्कीन के ऊपर एंटी मार्कोनिक कॉन्सेप्ट यूज करते हुए अल्काइल ब्रोमाइड में कन्वर्ट कर दिया। अगर यहाँ देखो तो यहाँ पे कह रहा है क्लोरोइथेन, मतलब आपके पास 2 कार्बन का क्लोरोइथेन है और इसको कन्वर्ट करना है ब्यूटेन के में, मतलब 4 कार्बन का अल्केन में। तो व्हाट्स रिएक्शन का यूज कर ले कि कोई भी अल्काइल हैलाइड जिसके ऊपर सोडियम और ईथर ड्राई ईथर का ट्रीटमेंट कर दें, व्हाट्स रिएक्शन।
तो वुड्स रिएक्शन में अल्काइल का फ्री रेडिकल बनता है और यही फ्री रेडिकल, दो फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होकर अल्कीन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे इथाइल क्लोराइड का इथाइल फ्री रेडिकल दूसरे इथाइल फ्री रेडिकल से कंबाइन करके ब्यूटेन का फॉर्मेशन कर लेगा। रिएक्शन जो सोचना है वो कौन सा है, वुड्स रिएक्शन। दूसरा अगर नहीं तो आपसे कह रहा है बेंजीन और बेंजीन से डाइफेनाइल, मतलब आपके पास सिस्टम में है बेंजीन और बेंजीन से हमें बनाना है डाइफेनाइल, बेंजीन से हमें बनाना है डाइफेनाइल। तो पहले इसके ऊपर हम क्लोरीनेशन करा दें AlCl3 के प्रेजेंस में। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से ये बना लेगा क्लोरो बेंजीन और किसी भी तरह से इस पर्टिकुलर क्लोरीन को निकाल दें और दूसरा फिनाइल को इसके साथ अटैच कर दें तो उस पर्टिकुलर हम बाइफिनाइल का फॉर्मेशन हो सकते हैं। तो इसके लिए सिमिलर टू वुड्स रिएक्शन हम यूज करते हैं फिटिक रिएक्शन, मतलब यहाँ भी सोडियम और ईथर का ट्रीटमेंट कर दें और ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन होकर बाइफिनाइल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अगर एराइल हैलाइड के ऊपर सोडियम ईथर का ट्रीटमेंट करते हैं और दोनों एराइल ग्रुप आपस में कंबाइन होते हैं तो ये रिएक्शन होता है फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन। लेकिन अगर अल्काइल हैलाइड के ऊपर सोडियम ईथर का ट्रीटमेंट करते हैं और अल्केन का फॉर्मेशन करते हैं तो ये रिएक्शन होता है वुड्स रिएक्शन। और अगर कभी अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड दोनों हो और उसके ऊपर अगर सोडियम ईथर का ट्रीटमेंट करते हैं क्लियर, तो उससे मिलता है अल्काइल एरोमेटिक कंपाउंड और उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन के द्वारा बोल देते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन। मतलब अगर क्लोरोबेंजीन हो और मिथाइल क्लोराइड हो और ट्रीटमेंट आपने सोडियम और ईथर के साथ करा दिया तो उससे हमें मिल जाएगा टॉल्यूइन और ये ओवरऑल रिएक्शन को बोला जाएगा वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो पहले वाले रिएक्शन में इन्होंने वुड्स का यूज किया और सेकंड वाले रिएक्शन में इन्होंने फिटिक का यूज किया और ओवरऑल बाइफिनाइल का फॉर्मेशन कर दिया। अगर इसमें देखो तो आपसे कह रहा है टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्सरी कार्बन पे ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, टर्सरी कार्बन से ब्रोमीन लगा हुआ है, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और इस पर्टिकुलर इन्होंने बनाया हुआ है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। मतलब हमें इस पर्टिकुलर Br को निकालना है और इस Br को यहाँ पे अटैच करना है। तो सिमिलर जैसे पहले भी किया था कि इसके ऊपर एल्कोहलिक KOH का ट्रीटमेंट कर दो, E2 रिएक्शन करा दो और E2 रिएक्शन से इसको पहले अल्कीन में कन्वर्ट कर दो। अब अगर इस पर्टिकुलर पोजीशन Br जोड़ दें और यहाँ पे H जोड़ दें तो इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल HBr in presence of organic peroxide, generally PHCO twice O2, बेंजोइल पेरोक्साइड। अब बेंजोइल पेरोक्साइड के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। लास्ट आपसे कह रहा है एनिलीन है और एनिलीन को कन्वर्ट करना है फिनाइल आइसोनाइट्राइल। मतलब आपके पास सिस्टम में है एनिलीन और इस पर्टिकुलर को कन्वर्ट करना है फिनाइल आइसोसाइनाइड NOC। तो इसके लिए यूज करते हैं कार्बाइल अमीन रिएक्शन। मतलब अगर कोई प्राइमरी अमीन है और इस पर्टिकुलर के ऊपर अगर KOH का रिएक्शन कर दें इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म, तो यही पर्टिकुलर हाइड्रोजन हट जाता है और यहाँ पे आ जाता है कार्बन, मतलब NC का फॉर्मेशन हो जाता है। तो प्राइमरी अमीन ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरोफॉर्म बेस give isonitrile as a product and this reaction is called as carbyl amine reaction। इसकी बात करें तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म के पास एसिडिक हाइड्रोजन है तो बेस इस एसिडिक हाइड्रोजन को खींचकर कार्ब एनायन का फॉर्मेशन करता है और कार्ब एनायन के प्रेजेंस में हैलोजन निकलकर डाइक्लोरो कार्बिन का फॉर्मेशन करता है और प्राइमरी अमीन का न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा होने के कारण ये इसके ऊपर अटैक कर लेते हैं और फाइनली यहाँ से एक HCl और एक दूसरा HCl निकल जाता है और ओवरऑल हमें मिल जाता है PH N और C। मतलब अगर सिस्टम में एरोमेटिक अमीन है मतलब प्राइमरी अमीन है उसके ऊपर क्लोरोफॉर्म और बेस का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो इससे मिलता है आइसोनाइट्राइल विद फाउल स्मेल। इसका बैड स्मेल आता है जो कि टेस्ट भी है प्राइमरी अमीन का, क्लियर। लेकिन इसके साथ ये भी दिमाग में रखना है कि अगर सिस्टम में फिनॉल हो, अगर सिस्टम में फिनॉल हो और फिनॉल के ऊपर अगर आपने सेम क्लोरोफॉर्म और बेस का ट्रीटमेंट कर दिया तो इससे हमें मिलता है सैलिसल्डिहाइड। अगर आपने फिनॉल लिया और फिनॉल के ऊपर क्लोरोफॉर्म और बेस का ट्रीटमेंट कर दिया तो इससे मिलता है सैलिसल्डिहाइड और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को बोलते हैं रेमेटिमन रिएक्शन।
रेमर टिमन रिएक्शन। लेकिन अगर प्राइमरी अमीन है और इसके ऊपर क्लोरोफॉर्म बेस डाल दिया तो इससे मिलता है बेंजीन या एरोमेटिक आइसोनाइट्राइल या आइसोनाइट्राइल जिसके फॉल स्मेल है, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को बोलते हैं कार्बाइल अमीन रिएक्शन। कार्बाइल अमीन रिएक्शन जो कि प्राइमरी अमीन का टेस्ट भी है। तो हमेशा केयरफुल रहिएगा कि रेमर टिमन रिएक्शन फिनॉल के केस में देखने को मिलेगा और कार्बाइल अमीन रिएक्शन प्राइमरी अमीन के रूप में देखने को मिलेगा।